हो गई चालू, रेड ब्लिंक हो रही है, चल गुड। चलो देखो, सबको दिख रहा है, सबने बुक्स निकाल ली। अब बुक्स पे याद रखना कि कौन सा चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आज चैप्टर पढ़ रहे हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, यानी भारत में यूरोपियनों का आगमन। ठीक है, सोना नहीं है, अपन लेक्चर के बाद सोएंगे। ठीक है, खूब आराम सो जाना, लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद सो लेना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, इसके 3 डायमेंशन क्रिएट करना दिमाग में। पहला, यूरोपियों को इतनी क्या पड़ रही थी कि वो भारत आए। पहला रीजन, वाई दे केम टू इंडिया, वाई वॉज द रीजन। फर्स्ट थिंग, अपन ने किताबों में पढ़ लिया कि भाई साहब मीट को स्टोर करने के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत थी। दे आर टोटली डिपेंड ऑन मीट। अगर हम यूरोपियंस का खाना देखेंगे तो वहाँ ठंड पड़ती है, सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और शरीर को बचाने के लिए फैट्स बहुत ज़रूरी हैं, एंड फॉर दीज फैट्स दे ईट मीट, वो मीट खाते हैं। हमारे यहाँ जैसी चीज़ें इतनी अवेलेबिलिटी में फ्रूट्स वगैरह सब हैं, लेकिन वो फ्रूट्स वगैरह उनको वो लेते हैं, लेकिन वहाँ के फ्रूट्स का न्यूट्रिशन अलग होता है, हमारे फ्रूट्स का अलग होता है। अगर देखा जाए तो यूरोपियन बहुत रियली खाना बनाते हैं। अगर उनकी बहुएं भारत ले आए ना तो वे भारत में पल नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि सास टॉर्चर कर करके मार देगी। वहाँ पे तो खाना होता ही नहीं ना इतना, एक बार जितना गर्म करते हैं खाने का न्यूट्रिशन उतना चला जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, खाना एक बार बनाते हैं और उसे स्टोर मल्टीपल टाइम्स करते हैं। अब वो मीट को स्टोर करने के लिए दे नीड स्पाइसेस, उन्हें वो स्पाइसेस चाहिए थे, मसाले जो मीट को सड़ने से बचाए। भारत स्पाइसेस का भंडार, हमने किताबों में अब तक यही पढ़ा है। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था कि पुनर्जागरण जैसी चीजें हो रही थी, रेनेसा हो रहा था, एनलाइटमेंट हो रहा था। एनलाइटमेंट मतलब डार्क एज से, हमने सोशलॉजी पढ़ी, हमने क्या पढ़ा कि डार्क एज थी, लोग साइंस की बात ही नहीं करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब एनलाइटमेंट आया तो लोगों को पता चला कि नहीं नहीं भाई साहब, ये सारी की सारी जो चेंजेस आए ना, ये ना कहीं किसकी वजह से आए हैं, ये आए हैं साइंटिफिक रीजंस की वजह से। तो साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसी चीज़ों का जन्म हुआ। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मशीनें, तो अब ये मशीनों का प्रचार प्रसार चाहिए, तो कहाँ पे। दूसरी चीज़, हमने जितने भी यूरोपियंस भारत आते देखे, तो आपको पता है हर धर्म का एक आस्था का केंद्र होता है, और हर धर्म ये चाहता है कि उसका प्रचार प्रसार हो। तो आपने ये देखा होगा जब यूरोपियंस आए तो क्रिश्चियनिटी भी चल के भारत आई। वो क्रिश्चियनिटी जिन्होंने अब ये सोचा कि चलो अपन क्या करते हैं कि अब कई सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करेंगे और क्रिश्चियनिज्म फैलाएंगे। शुद्ध भाषा में कहें तो हम कन्वर्ट करेंगे लोगों को दूसरी कास्ट के अपने क्रिश्चियंस में। ये सारी चीज़ें उनके मोनोपोलिस्टिक अप्रोचेस थी। इससे अलग हटके आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन एंट्री इन इंडिया, पोर्तुगीज जो भारत आए, डचेस, देन उसके बाद आए इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आए डेंस, और डेंस के बाद आए फ्रेंच। कंफ्यूज ना हो तो एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेना, पिछले लेक्चर में बताई थी पहले की क्लासेस में, पीडी इंग्लिश की देना फिर से। पीडी प्रतियोगिता दर्पण, पी से कौन हो गए, पोर्तुगीज, डी से क्या हो गए, डचेस, पीडी इंग्लिश की इंग्लिश, डी से देना डेंस, और फिर से यानी फ्रेंच। तो पीडी इंग्लिश की देना फिर से, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझने आ जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दुनिया में बिजनेस 2 तरीके से चलते हैं, या तो जमीन से चलें, बिजनेस को चलाने के लिए रूट होना जरूरी, और यहाँ पर 2 रूट हम देख सकते हैं। दिस इज द सिल्क रूट जो आपके सामने रेड में है, वो चाइना से होता हुआ यूरोप को, यानी कहीं ना कहीं ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता था। समझ गए पहली चीज। और ये अगर मैं देखूं तो मैं देखूं कि चाइना से चलता हुआ, इसे बोलते थे सिल्क रूट। पहले यहाँ से सिल्क रेशम जाती थी तो इसका नाम पड़ गया सिल्क रूट। इस सिल्क रूट से भारत में भी व्यापार चलता था जिसे रेशम मार्ग कहते थे। ठीक है, इसी रूट से चाइना से होती होती टी, देखो चाय एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, चाय का व्यापार चाइना शुरू से कर रहा है, तो यहाँ से चीज़ें आती थी, फिर भारत में आ गया, भारत से कुछ लोग चले व्यापार करते, तो ये चलता रहता था। और व्यापार ही एक ऐसा रीज़न था जो धंधे का बहुत बड़ा कारण था। तो पीपल यूज टू प्रेफर द ट्रेड। ये ट्रेड 2 तरीके से चलता था। अब जब ये यहाँ पे आता था पर्शियन पे, तो यहाँ पे एक एम्पायर होता था, दैट इज नोन एज ओटोमैन एम्पायर। कौन सा एम्पायर होता था, ओटोमैन एम्पायर, यानी अरब के इन्वेडर्स जो होते थे, अरब शासक जो होते थे, उनकी मोनोपोली चलती थी। यहाँ पे मोनोपोली कैसी चलती थी, उन्होंने कहा ये आइडिया अच्छा है, यहाँ से खरीदो 1 रुपये में,
और यहाँ बेचो 100 रुपये में। अंग्रेजों में बुद्धि तो उतनी होती है। तो ये स्पाइसेस खरीदते थे कौड़ियों के दाम, चीज़ें खरीदते थे कौड़ियों के दाम, और ये आके इन पूरे यूरोपियंस को खूब लपक के चूना लगाते थे। अब ये चूने से बचने के लिए, अब आदमी एक बार बेवकूफ़ बन जाए, 2 बार बेवकूफ़, 3 बार बेवकूफ़ बन जाए, पैदाइशी थोड़ी बेवकूफ़ है, उसको समझने आ गया कि ये हमें लूट रहे हैं। और जब ये समझने आया तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जागा कि जिस तरीके से ये यहाँ जा रहे हैं, अब हम इधर से जाएंगे तो इनसे लड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास समुद्र एक बहुत बड़ा रीज़न था, तो क्यों ना हम ये अफ्रीका जो टापू दिख रहा है इसको क्रॉस करते और वहाँ, तो ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इतना दिमाग लगाया और क्यों आया, तो यहीं से हम बात करते। तो 2 रूट्स थे, पहले ट्रेड चलता था, वो ट्रेड चलता था 2 चीज़ों से, किस किस से, एक चलता था बाय लैंड और दूसरा चलता था फ्रॉम सी। लैंड से चलता था, दैट इज नोन एज सिल्क रूट, और जो सी से चलेगा अपन उसकी बातें करें। अब कहानी चालू होती है इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण यूरोपियन भारत में आए, तो पहला क्वेश्चन यहीं से मेंस का बनेगा। इन चीजों को दिमाग में रखना, योर मेंस राइटिंग विल बी परफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग ऑन अ फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन से कारक थे जिसके कारण यूरोपियन इन्वेडर्स भारत आए। तो पहली चीज याद रखना, दिस वाज द टाइम ऑफ 14th सेंचुरी। जिन चीजों को सेंचुरी निकालना नहीं आती वो याद रखना, 0 से 100 फर्स्ट सेंचुरी, यानी फर्स्ट से 2 सेकेंड सेंचुरी, 3 से 4th थर्ड सेंचुरी, कि 4th सेंचुरी, 4th सेंचुरी। याद रखना ये 0 से 100 चलता है, इसलिए एक हमेशा आगे लिया जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, किसी ने कहा 7th सेंचुरी, तो तुम ये मत सोचना कहाँ से चालू होगा 7, 6 से 7, इस तरीके से ये सीक्वेंशियल चलेगा, एक पीछे चलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। 14th सेंचुरी की बात थी, यूरोप में पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर फ्यूडल सिस्टम हो चुका था, यानी सामंतवाद चालू हो गया था। राजा इतना बड़ा एम्पायर चला नहीं रहा था, उसने एम्पायर के छोटे 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 टुकड़े कर दिए, और उनको जिन जिन को दिया वो कहलाए फ्यूडेटरीज, यानी सामंत, और जो वो रूल चलाते थे वो सामंतवाद कहलाए। फ्यूडेटरी समझने आया। अब अगला, उसके बाद दिस फ्यूडल सिस्टम वाज वेरी ऑपोजिट फॉर द पेशेंट्स। पेशेंट्स कौन होते हैं? मजदूर, किसान। इस सिस्टम ने भाई साहब खून निचोड़ना चालू कर दिया, किसका? मजदूरों का, यानी किसानों का खून निचोड़ना। ऑब्सेसिव मतलब होता है शोषण करना। आप याद रखना, लेक्चर में सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि हम समझ रहे हैं, एटलीस्ट वी शुड नो हाउ व्हाट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिखने से समझ लेना क्या, कौन सा सेशन चल रहा था, बोल सा कितनी सेंचुरी चल रही थी? 14th सेंचुरी। यूरोप पूरी तरह किस में डिवाइड हो चुका था भाई साहब? फ्यूडेटरीज में। और फ्यूडेटरीज क्या कर रहे थे बॉस? वो पेसेंट्स को ऑप्रेस्ड कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं उनको, उनके साथ शोषण हो रहा था। शोषण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, चलो आगे उठते हैं। अगला कांड हो गया। कांड क्या हो गया? सबसे बड़ी चीज, ये किताब में नहीं थी, इसको याद रखना। इतने में एक बीमारी फैल गई। हमेशा देखना, जो अमीर होंगे ना वो बीमारियों से बच जाएंगे, उनके पास पैसा होगा। कोरोना देखो, जिनके पास पैसा था, एक इंजेक्शन आया जिसका नाम था रेमडेसिविर। वो इंजेक्शन घोड़ों को दिया जाता था। किसी ने फाइंड किया कि अगर ये इंजेक्शन इंसानों को लगा दिया जाए तो एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और कोरोना के बैक्टीरिया कहीं ना कहीं वो अपलिफ्ट हो जाएगा। वो रेमडेसिविर जिसकी कीमत 617 रुपये थी, फिर 680 हुआ। वही रेमडेसिविर 20,000 का और 40,000 का मिलने लगा। अमीरों ने तो लगवा लिए, गरीब निपट गए। सही बात। वही हाल हुआ। ईयर था 1348। याद रखना कौन सा ईयर था? 1348। पूरे के पूरे यूरोप में एक बीमारी आई जिसका नाम था प्लेग। भारत में भी फैलती थी। ये प्लेग की अपनी कहानी है। अंग्रेज जानते थे कि अंग्रेज मुट्ठी भर थे और हिंदुस्तानी कई ज़्यादा थे। हिंदुस्तानी की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला। इनको पता था कि पूरा गांव जो था ना वो सिर्फ एक कुएं से पानी पीता था। ये एक चूहा लेते थे और चूहे को, मरे हुए चूहे को पानी में डाल देते थे। रात भर वो चूहा सड़ता था। अब क्वेश्चन आता है चूहे से प्लेग कैसे फैलता है? तो चूहे से प्लेग नहीं फैलता। चूहे के ऊपर एक पिस्सू होता है जिस पिस्सू के कारण क्या होता है? प्लेग फैलता है। वो सड़ा हुआ पानी पूरा गांव पीता था और ये साइलेंट डेथ होती थी, सोते सोते आदमी मर जाता था। इससे क्या होता था? आबादी कंट्रोल की जाती थी। आपका शोषण नहीं होता था, आपकी बैंड बजाई जाती थी। अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरीके से था, ये इंडियंस हैं। अब हमारे यहाँ आबादी क्यों बढ़ जाती थी? हमारा क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है।
ठीक है। यहां पर मैच्योरिटी और प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी बहुत कॉमन सा वर्ड है। देखो यार यूपीएससी पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों से ना दिमाग का नाता जोड़ लो कि हमारी सोच बहुत छोटी सी ना हो, कि बहुत वाइडली होना चाहिए। तो प्यूबर्टी मतलब मासिक से बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, जिसके कारण बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते। तो भारत की आबादी बढ़ती रहती थी। अंग्रेज़ों को कंट्रोल करना तो प्लेग इज़ अ बेस्ट थिंग, रात के रात गांव में मार दिए जाते थे। तो ये चीज़ हो गई कि भाई साहब एक काली मौत, जिसे ब्लैक डेथ बोलते थे, प्लेग, उसने पूरे यूरोप की आबादी को उड़ा दिया। इतने लोग मर गए। मरे कौन होंगे? क्या फ्यूडेटरीज मरे? नहीं, पेसेंट्स मरे, किसान मरे। मरने के बाद डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेती कौन करता है? किसान। जब किसान मरेगा तो खेती बाड़ी कैसी हो जाएगी? कम। सबको क्लियर है? खेती बाड़ी कम होने लगी तो पैसा कम होगा, और पैसा कम होने लगा तो ये जो सामंत है ना, फ्यूडल लॉर्ड्स, अब क्या करें? पैसा तो है ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन उठने लगे, क्योंकि 90% सब किस पे डिपेंड थे? खेती पे। अगला वो क्या कहते हैं, इसीलिए फ्यूडल लॉर्ड्स ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, इनको टाइट रखते हैं। टाइट कैसे रखते हैं? अब इनके ऊपर प्रेशराइज करेंगे, ज़्यादा खेती करवाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो ये चीज़ें होने लगी। जब लोगों को पता चला कि यार ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं, तो 14th to 15th सेंचुरी में जो रेवोल्यूशन था वो बहुत बड़ा, और पेसेंट्स ने कई सारे रेवोल्यूशन किए। किसके खिलाफ? फ्यूडेटरीज के खिलाफ। और वो सक्सेसफुल भी रहे। और सक्सेस होने के बाद इनके ऊपर कई सारे लॉज बनाए गए कि आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या? तो क्वेश्चन आता है क्या कमाएंगे। यहीं से एक आइडिया आता है कि क्यों ना आप खेती किसानी छोड़ के व्यापार किया जाए। और व्यापार यहाँ से नींव डलती है किसमें? यूरोप में। तो रीजन समझने आ गए होंगे। पूरा का पूरा सबसे मल्टीपल चॉइस रीजन ये था कि फ्यूडेटरी सिस्टम था। फ्यूडेटरी, पेसेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग। एक बीमारी फैली, कब फैली बेटा? याद रखना। कौन सी? 1348 में एक बीमारी फैलती है, दैट इज नोन एज अ ब्लैक डिसीज, दैट इज नोन एज अ प्लेग। दैट प्लेग स्विप्ड और वाइप्ड अवे 80% populations of the peasants and that has created a havoc। एक ऐसी स्थिति हो गई, अकाल सा पड़ गया कि अब खेती किसानी के लिए लाए कहाँ, तो जो बचे थे उन पर जुल्म चालू हो गए। और उस जुल्म के चक्कर में कहीं ना कहीं से आंदोलन चले, और आंदोलन ने पेसेंट्स को एक पावर दी, और फ्यूडेटरीज ने क्या किया? अब एक नया बिजनेस चालू कर दिया। उसका नाम क्या था बॉस? ट्रेड। समझने आया पहला रीजन? कोई डाउट? अगला रीजन हम पढ़ते हैं। Hence, the European traders to travel the world and find out the new market of the country। अब यहीं से एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। जो व्यापारी थे ना यूरोपियन, अब उनसे कह दिया जाओ विदेश घूमो, जाओ नए नए मार्केट देखो, अब अपन व्यापार करेंगे। पहला रीजन। अब जाए तो जाए कैसे? ये आपके सामने मैप है। इस मैप में जरा गौर से देखना, ये ओटोमन साम्राज्य है, ओटोमन एम्पायर। यहाँ पर एक लाल सागर है जिसे बोलते हैं रेड सी। ट्रेड होने से लिए वहीं से निकलना पड़ता है, ठीक है। अब जहाँ से जाएंगे कैसे? ओटोमन बैठे। ओटोमन तो जो कहते थे तुम्हारे झहीं तक आओ बस, जहाँ से हम देंगे तुम्हें सामान। अब जहाँ से जाएंगे तो ये हमें जाने से रोक देंगे। तो देखो रीजंस देखो। ओटोमन, जिन्हें तुर्क बोलते थे, रेड सी ट्रेड रूट को पूरी तरीके से उनकी मोनोपोली चलती थी इस्लामिक रूलर्स की, क्योंकि किसका एरिया था? इस्लाम का, यानी अरब्स का एरिया था, तो वो रूल करेंगे। अगली, जबकि उनके और भी दोस्त थे, वही वाला पॉइंट आ गया, इटालियंस। इटालियंस बताते नहीं थे। देखो आज भी यही होता है। देखो तुम बड़े सुंदरता से देखो, आप इंस्टा चले जाओ, सारी चीज़ें चले जाओ, सोचो आपको किस कदर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिस एग्ज़ाम में अप्रोच लाखों की जनता एग्ज़ाम दे रही है और उसमें से 1% और 2% निकल रहे हैं, आज आपके सामने उसे नेगेटिवली किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है? रोला होता है, इतनी ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट होता है कि आदमी को लगता है कि यार अब मुझे यही करना यूपीएससी। तो आप खुद देखना कि जब हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे जितने भी टॉपर्स आते हैं वो ये कहते हैं आई हैव रेड दिस थिंग, आई हैव रेड दिस थिंग, मैंने इससे पढ़ा, माई स्ट्रेटेजी इज़ वेरी सिंपल दैट आई एम स्टडिंग फ्रॉम डे टू इवनिंग। कुछ भावुक होते हैं, रोने लगते हैं, मेरे पापा ने संघर्ष किया, मैंने 24 घंटे में से 28 घंटे पढ़ा। अब आदमी सोचा हाँ 28 घंटे पढ़ा, बे बेवकूफ़ 28 घंटे होते हैं क्या, कहाँ से पढ़ेंगे? लेकिन नहीं, किसी एक्स फला ने कह दिया, मतलब हमने उसे मान लिया। तो यही तो बात होती है, हमारी मूर्खता की यही निशानी होती है कि हमें बनाने वाले बहुत से होते तो बना लेते हैं और हम बन जाते हैं। खुद सोचो, तो यहाँ भी यही हो रहा था, कोई अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता, सबको अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी पड़ती। तो यहाँ भी इटालियंस की अपनी स्ट्रेटेजी थी,
उन्होंने पोर्तुगीज से कभी कुछ नहीं कहा, ना किसी से कहते थे, वो नॉलेज ही नहीं बताते, वो पूछते थे भैया किस रास्ते से आते हो, हम कोस्मोदा के होते से आते हैं जहाज लेके। अब आदमी कही अपन भी कोस्मोदा में जहाज लेंगे, जहाज बनवा लिया। एक आदमी ने कहा बे कोस्मोदा में तो समुद्र नहीं, काय पे चलाएगा। हाँ यार ये तो मैं भूल गया था। तो ब्लाइंड नॉलेज इज ऑल्सो मेक्स अ पीपल ब्लाइंड, तो वही वाली स्थिति थी। अगला, दे आर द यूरोपियन स्टेट स्पेशली द पोर्तुगल एंड स्पेन, उन्होंने नई काम चालू कर दिया। उन्होंने कहा अब अपन एक काम करते हैं, अपन खुद ही ढूंढते हैं। तो पोर्तुगीज और स्पेन ने सी रूट को एक्सप्लोर किया और कहीं ना कहीं इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आते थे। अब अगला क्वेश्चन, ये हो सकता था जो मेरी मौसी घर भी तो पहुंच जाते हैं, इन्हें झई क्यों मर रहे थे इंडिया आने के लिए, जिम्बाब्वे चले जाते, उधर चले जाते उस तरफ, तो उधर क्यों नहीं गए। ये जो ट्रैवलर्स आते थे ना, ट्रैवलर्स कौन होते थे, जिनको अपन क्या बोलते थे, हिंदी में क्या बोलते हो आप ट्रैवलर्स को, यात्री लोग। ये जो इब्न बतूता आए थे, इब्न बतूता आने के बाद क्या कहते, अरे भारत में तो पता है औरतें गहने पहनती हैं, लोगों के यहाँ गहने पहनती, सोना वहाँ सस्ता, ओ बे चप्पलों में लग रहा था सोना, देवियों के पैरों पे सोना था। ऐसे बेवकूफ़ बना, अरे बाकी तो औरतें हवा में उड़ती हैं, तो लोग बागों के मन में ही हम तो हवा में उड़ते ही नहीं है कि चलो इंडिया चलें। तो इतना भर चुके थे ट्रैवलर इंडिया को बताते बताते कि लोगों के मन में ये आ गया था कि एक्सेल वर्ड हो रहा था उस टाइम तो इंडिया के, हम भी जाएंगे घूमने, हम भी जाएंगे, हमारे चुन्नू पप्पू गोलू शंभू कालू सब जाएंगे, हमारे पूरे के पूरे रिश्तेदार जाएंगे, ठीक है, हमारी अरी परी टरी सब जाएंगे भाई साहब जहाँ से। तो सबके दिमाग में यही था। तो भैया ये चीज़ें आने लगी थी तो उन्होंने बोल दिया था कि जाओ जाके रूट ढूंढ के लाओ। अगला, वे नहीं देखते आप महाराज मिल जाते हैं रोड पे, भी कहते भैया कहाँ जा रहे हो, अपन ने कहीं अंगुना जा रहे हैं, तो हमें भी ले चलो यार, भगवान तुमरो भलो करे। तो अपन बुलेट से जा रहे हैं, पीछे से एक महाराज बिठा ली, वही वाली स्थिति है। देखो स्पिरिट ऑफ गॉड, वे समझ गए थे कि यूरोपियन ट्रैवल्स आए तो उन्होंने बताया था कि यार एक काम करो, जहाज पे जा रहे हो ना वहां तक, वो अपने मोहल्ले में नहीं कहते बेटा कहाँ तक जा रहा है, अपन के कोचिंग रास्ते में छोड़ देना, रास्ते में छोड़ देना। जब वही लोग थे क्रिश्चियनिटी वाले, इनने कही हमें रास्ते में उतार देना, कहाँ जा रहे हो भारत, हम देवता के बारे में बताएंगे, गॉड ईसस जीसू सब आए भाई सब बताएंगे कि कितने अच्छे देवता हैं, तुम इन्हें मानो। तो ऐसे करते करते क्रिश्चियनिटी भी इन्हीं के साथ बैठ गई नाव पे। इन्होंने क्या बोला, ड्राइव्स बाय द डिजायर ऑफ स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी। अब यहां से एक नया डिजायर आया कि चलो क्रिश्चियनिटी को दोबारा से बढ़ाते हैं। रिटर्निंग होम टू द फैबुलस रिच एंड अचीविंग द ग्लोरी पॉपुलरली नोन एज द स्पिरिट ऑफ गॉड ऑन द ग्लोरी एंड द गोल्ड। पैसा भी चाहिए, देवता की ग्लोरी चाहिए, चलो दूसरी जगह अपन फैलाते हैं। अगला रीजन हमारा ये हो गया। इसके बाद अगली चीज वो क्या कह रहा है, मर्केंट कैपिटल यानी मर्चेंट कैपिटलिज्म क्या होता है। तो देखो ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड द न्यू कॉलोनीज ओपन अ वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द मर्चेंट क्लास एंड ट्रेड प्रॉफिट जनरली बाय देम। जे बैठे अपने मर्चेंट क्लास, इनके पास खूब पैसा है, धन्ना सेठ हैं, जे करोड़पति है, धनिया लाखों करोड़ों को खरीद लेते हैं, ब्याह में जाते हैं धनिया फेंक देते हैं इस करके, लो हमारे पास धनिया ही धनिया। वो पीछे बैठे हैं सामर सिब्बल पंप वाले, बहुत अमीर बोल, इनके पास भी पैसा। अपन जब बारात में जाते हैं ना तो सिक्के नहीं नोट उछाड़ देते हैं गड्डी गड्डी, इतना पैसा था। तो ये पैसा कहाँ से आया, इन्होंने व्यापार किया। देखो पंडित की औलाद व्यापार नहीं करेगी, पहले काम भी होते थे ना, हेरेरिकल होते थे। आज सोचो राजा का बेटा है, किंग फिलिप का बेटा, वो बाजार में जा रहा है पेपर फेंक रहा है, पेपर ले लो पेपर, और ये तो राजा का बेटा है, पेपर थोड़ी फेंकेगा, औकात बनानी पड़ती है। पंडित का लड़का धीरे से कह देगा अरे ये किसका है, पंडित सलून शॉप, जाएगा कोई मानेगा, पंडित जी और कहेंगे जो हमरो मोड़ा बताया जो काम और करन लगो। उसके बाद ठाकुर साहब का लड़का क्या करे, कछु नहीं, ये बूट पॉलिश चलन दो, पार्ट टाइम है चलने दो, टपरी डाल दी चाय की, कोई मानेगा। घर वाले आप कहते हैं शर्म नहीं आ रही, राजपूत होके चाय बेच रहा है, कहीं का कहते हैं राजपूत होकर पॉलिश कर रहा है। अरे बनिया की औलादे देखो, उन्हें शर्म नहीं आती, उनने पैसा कमाया। इसका मतलब क्या बनिया यहीं थे, यूरोप में नहीं थे। यूरोप के बनियों के लिए वो चटके लग गई। कैसे, उनके पास जो पैसा था उन्होंने ट्रेड में लगाया और उन्होंने कमाया। तो यहीं पर क्या आ गया, मर्चेंट कैपिटल। तो वास्ट अपॉर्चुनिटी मर्चेंट को, और उन्होंने ट्रेड को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया, और इसी प्रॉफिट के कारण जो पैसा कमाया उसको बोलते हैं मर्चेंट कैपिटल। समझ गए मर्चेंट कैपिटल क्या होता है, मर्चेंट्स के द्वारा जो पूंजी कमाई जाती, व्यापारिक पूंजी। तो व्यापारिक पूंजी का गठन हमें यहाँ देखने को मिलता है। इतना इमरजेंस हुआ कैपिटलिज्म का जिसने फ्यूडल इकोनॉमी को ही बदल दिया। पहले किसान थे, अब किसान विसान गए तेल लेने, अब क्या आ गया भाई साहब, फ्यूडल इकोनॉमी। आज भी तो यही देखते हैं। आप सोचो दिमाग से, दिल से,
मैं गोवा गया, मेरा बहुत फेवरेट स्पॉट है, बहुत खुली आज़ादी और ये सब, बाकियों की और भी, इसको कुछ और भी अच्छा लगता है, जे जाता काम चलने दो, ऐसे सब सिस्टम रहते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को निहारना पसंद होता है, किसी को वहाँ बैठ के समुद्र में दिखाना होता है कि हम देखो जलपरा बन रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, जलपरा बनने की भी इच्छा हो गई, सब हो गई। अब आप सोचो मर्चेंट कैपिटलिज्म ने क्या करा, अब सबने देखा कि पैसा किसानी का तो खत्म है। आज मैं जब वहाँ जाता हूँ मैं देखता हूँ ओ फॉरेनर 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 फॉरेनर, एक गुना का आता है वही लक्स कोजी, और वो कूदा पानी में लक्स कोजी पहनने के बाद अपन कहते ए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहले, पैसा 200 लगे लक्स कोजी अच्छी, काम चलन दो। थोड़े और आगे गए, हमारे ही गांव का आदमी कुछ नहीं मिला तो वो नहीं देती साफी, साफी नहाते देखे होंगे ना, उन्होंने साफी पहन ली, काम खत्म, हम इसी में नहाएंगे। भैया जी क्या बात है, जब आप कंपैरिजन करोगे तो इतने फ्यूडेटरीज, इतने अमीर विदेशी दिखेंगे, भारतीय क्यों नहीं करते? भारत गुलामी करता है और आज भी करता है। सरकारी नौकरी क्या होती है? गुलामी तो होती है। पूरी जिंदगी 60 तक गुलामी करो, बुढ़ापे में पेंशन दे दोगे, जितनी जवानी है सब निचोड़ लोगे, घर बार सब निचोड़ लोगे, बुढ़ापे में डाम मिला दे, कहीं का नहीं पिलाएगा। अंग्रेज कितने मजे करते हैं, वो आज भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज भी उन्होंने किससे, मर्चेंट कैपिटल से पैसा कमाते हैं। उन्हें बिजनेस किया, उन्हें पैसा लगा दिया कंपनी में, तुम कमाओ, हम तो जा रहे हैं, अल हबीबी दुबई पहुंच रहा है। तो यही चीज थी, मर्चेंट कैपिटल हुआ, इमरजेंस ऑफ कैपिटल, और इसने कहीं ना कहीं एक कमर्शियल रेवोल्यूशन ले आया। तो अब देखो यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। एडवेंट ऑफ यूरोपियन ने कमर्शियल रेवोल्यूशन, या कमर्शियल रेवोल्यूशन ने एडवेंट ऑफ यूरोपियन को कैसे प्रमोट किया, समझ गए? तो कमर्शियल रेवोल्यूशन समझ गए, जो मीडिएटर्स थे, जिनके पास पैसा था, उनने ट्रेड में पैसा लगाया और लपक के कमाया। जब कमाई करी तो लोगों ने इससे क्या हुए, मोटिवेट हुए, मोटिवेट हुए, और मोटिवेट के चक्कर में लोग पैसा इन्वेस्ट करने लगे। दिस इज नोन एज कमर्शियल इकोनॉमी, और इसी ने कमर्शियल रेवोल्यूशन को क्या किया, डेवलप किया। समझ गए? चलो अगला। इसके कारण यूरोपियन एनकरेजेस हुए और उन्होंने ईस्ट में आके नए नए मार्केट ढूंढने लगे। चलो अगली चीज वो क्या कह रहे हैं, इमरजेंस ऑफ द ऑर्गेनाइज ट्रेड, व्यवस्थित ट्रेड होने लगे। व्यवस्थित ट्रेड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज ट्रेड का, इसका मतलब ये था कि अब अकेली प्राइवेटाइज ट्रेड नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर चार्टर कंपनियां बना रही थी। चार्टर कंपनी का मतलब समझ गए, गवर्नमेंट से चार्टर लिया, यानी प्राइवेट कंपनी को चार्टर मिल गया, यानी एक भैया फरमान सा मिल गया कि अब ये कंपनी हमारी तरफ से ट्रेड करेगी तो कंपनी हमें प्रॉफिट देगी। तो यहां से क्या हुआ, यहां से चार्टर ट्रेड चालू होने लगे। चार्टर बस समझते हैं, जो किसी गवर्नमेंट की बस से टाइप कर लेते हैं और गवर्नमेंट की बस की तरह चलते हैं, गवर्नमेंट को भी पोर्शन देते हैं, खुद भी खाते हैं, दैट इज नोन एज चार्टर ट्रेड। ये चालू हो गया। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मर्केंटिलिज्म, ठीक है, या क्या, मर्केंटिलिज्म। अब मर्केंटिलिज्म के बारे में बात करते हैं। 17th सेंचुरी में मर्केंटिलिज्म हमें कहीं ना कहीं बहुत एक्सप्लोर होते दिखा। कैसा एक्सप्लोर होते दिखा, एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल थ्रू वन वे फ्री ट्रेड। लोगों से कह देते थे एक काम करो, कोई भी जहाज वाला, अब ये कैपिटल कैसे अर्ज करते थे, ये जनता के पास जाते थे, यहीं से शेयर्स और डिवेंचर्स की शुरुआत हुई। पता है आपको कैसे? जनता के पास गए, इन्वेस्टर्स के पास गए, पहले इन्वेस्टर्स के पास गए, उनसे कहा आप हमें 2 लाख रुपए दो, 5 लाख दो, मैं सामान खरीदूंगा, सामान खरीदने के बाद इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया से जाऊंगा, इंडिया जाने के बाद वो सामान वहां बेचूंगा, भारत का सामान खरीदूंगा और वो भारत का सामान लेके यहाँ आऊंगा और प्रॉफिट आधा आधा, बोलो जहाज मेरा बाकी सामान तुम्हारा। तो ये होता था। इसी के कारण अब क्या होने लगी, पार्टनरशिप होने लगी। यहीं से सोचो, छोटी सोच में, मैं गाड़ी मेरी रोज जा रही, भाई साहब अप डाउन कर रहा हूँ, मैं गुना से कर रहा हूँ, शिवपुरी रोज अप डाउन करता हूँ, मेरी कार से जाता हूँ, 2 आदमी और मिल गए, भाई साहब झेलो, एक काम करो, मैं जाते जाते सुनार मिल गए 2-3 की, यहाँ से सोना वहाँ भेज देना, वहाँ से लाओ 2 पैसे दो, इतना ठीक है। कुछ लोग और मिल गए, सब्जी भाजी को डलिया लेके आके, भाई साहब शिवपुरी में मेरी सब्जी भेज दी, मैंने कहा लाओ लाओ लाओ, डिग्गी में भरो, डिग्गी में भरो, मैं अपने काम पे चला गया और ये भी काम करा, एक्स्ट्रा इनकम हुई कि नहीं, बदले में मुझे क्या मिला, शेयर। यहीं से इसी को बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म में क्या हुआ, कैपिटल एक्यूमुलेट करी, थ्योरी एनकरेज करा कंपनीज को, देखो वही वाली बात आ गई, उन्होंने क्या करा, इस थ्योरी के तहत इन्होंने कंपनीज को क्या करा, इन्वॉल्व किया, ट्रेडर्स, और एक्सप्लोर करे नए मार्केट और नए नए चीजों को क्या करा, पैसा कमाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों से पैसा लिया और ट्रेड में लगा दिया, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। लोगों ने सोचा ये तो बहुत अच्छी चीज है, चलने दो।
साइंटिफिक आइडिया एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। तो सबको पता है औद्योगिक क्रांति क्या थी, बड़ा सिंपल सी बात, ये शर्ट पहले एक आदमी एक दिन में बना रहा था, अब ऐसी शर्ट 100 शर्ट एक घंटे में मशीन बना देती थी। अभी एक शर्ट बिकती थी, अब 100 शर्टें बिकने लगी। तो ये होता है क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ काम को मशीनों के द्वारा कम करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट कमाया जा सके। तो ये अप्रोच, ये सारे रीजंस थे जिसने किसको जन्म दिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियन टुवर्ड्स इंडिया। और इसी की तर्ज पर पीडी इंग्लिश की देना फिर से भारत आ गए। कौन कौन आए, पोर्तुगीज, पीडी यानी डचेस, इंग्लिश की इंग्लिश, देना यानी डेन, और फिर से यानी, तो पीडी इंग्लिश की देना फिर से। ये हमें यहाँ पे समझने आ गया है। इतने में कोई डाउट किसी को, जल्दी बताओ। तो ये थे फैक्टर्स जिसने अफेक्ट किया किसको। तुम ये 10-10 रुपए फिर जा रही हो ट्रेड करने, तुम भी ये पैसे जमा लिए, गड्डी जमा ली, लो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, उनके इनने भी पैसे निकाल लिए। तो ये चीजें होती हैं। अब स्टार्ट करते हैं पीडी से। पी मतलब क्या होता है, पोर्तुगीज। पुर्तगालियों के बारे में बताते हैं। पोर्तुगली सबसे पहले भारत आया। तो पहली चीज, अपन बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सोचते हैं कुछ नहीं आता, हालांकि तुम्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन फिर भी अपन नील समझते। तो सबसे पहले भारत की धरती पे कदम किसने रखा, पोर्तुगीज ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई, क्यों, इकोनॉमिकल और रिलीजियस, कई सारे कारण थे। दे केम टू सीक स्पाइसेस स्पेशली, उन्हें बहुत एक ही चीज की कमी थी उनके खाने में, वो थी काली मिर्च। कौन सी मिर्च, काली मिर्च। उस ब्लैक पेपर के लिए आए और उन्होंने ये ब्लैक पेपर को हासिल करके डिस्ट्रॉय द मोनोपोली ऑफ अरब एंड इटालियन। तो हमारे पास दो रीजन हो गए, पहली चाहिए क्या, काली मिर्च, दूसरी क्या चाहिए, वो यहां से अगर एक इमेजिनरी भी मैप देखोगे ना तो तुम्हें वर्ल्ड का मैप दिख जाएगा, या अफ्रीका दिख जाएगा। यहां से आए, अफ्रीका से निकलते 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 वहां पहुंच गए इंडिया। क्लियर है। तो दो रीजन क्या थे, एक तो उन्हें मोनोपोली खत्म करनी थी, किसकी, अरब्स और इटालियंस। और दूसरी चीज कौन सा मसाला चाहिए था, मैगी मसाला, पेपर। कौन सा पेपर, ब्लैक पेपर। अगली वो चीज क्या कह रहे हैं, अब कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए, राजा तो उस टाइम भी थे। तो एक राजा आते जिनका नाम है प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी बड़ा दिमागदार आदमी था। उसने कहा जाओ मैं देता हूं पैसा, इन्वेस्ट करो, खर्च करो। अब यहां समझना, ही वॉज द की he was the key figure of the 15th century European maritime discovery and expansion। इसको की फीचर्स मानते हैं। इसी के कारण पोर्तुगीज ने यानी उस टाइम सबसे ज्यादा एक्सपीडिशन की है, एक्सपेंशन यानी विस्तार किया, और एक्सपेंशन के साथ नई नई जगहों की क्या करी, डिस्कवरी यानी खोज करी। अगला वो क्या कह रहा है, he has become obsessed with the idea of finding the new sea route to India। बैठा था भर के, ऑब्सेस्ड हो चुका था, विचलित हो चुका था, मुझे तो नया रूट ढूंढना ही ढूंढना, पैसे कमाना है, जुनून चढ़ चुका था। जुनून कैसा, उसके बाद ही हैड बिकम, उसके बाद ही इज रिमेंबर अ ग्रेट पेट्रोन एंड द स्पॉन्सर ऑफ द वॉयज। उसे माना जाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट पेट्रोन मतलब वफादार, और साथ में उसी ने इस वॉयज को क्या किया था, स्पॉन्सर। इसीलिए प्रिंस हेनरी को नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। तो प्रिंस हेनरी को क्या कहा जाता है, नेविगेटर। ये बुक में नहीं दिया और आपको अलग से लिखा हुआ है ये, तो याद रखना। प्रिंस हेनरी कौन हो गए, नेविगेटर। कंफर्म। तो नेविगेटर क्यों, क्योंकि उस टाइम पोर्तुगीज को पूरा पैसा, मोटिवेशन और सब चीजों के लिए किसने मोटिवेट किया था, प्रिंस हेनरी ने। कम आ गया दिमाग में, ठीक है। आदित्य चलो रिवाइंड करो, कौन कौन से रीजन हो गए। पहला सोशल कॉसेस, रिलीजियस कॉसेस, देन मोनोपोलिस्टिक, किसकी खत्म करनी है, अरब मोनोपोलिस, ठीक है। कैपिटलिज्म, मर्केंडाइज, और स्पिरिट ऑफ गॉड, हाँ स्पिरिट ऑफ गॉड या ग्लोरी ऑफ गॉड एंड गोल्ड, गॉड और गोल्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, एनलाइटमेंट, मिल गए सारे रीजन। तो ये याद रखने और लाइन से याद करने विद डेट्स। अगला वो क्या कह रहा है, पहला आदमी जिसका नाम क्या था, बार्थोलोविक डियाज। अब ये बार्थोलोवियन डियाज, अब ये क्या कहता है, इज नोन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन। ये पहला आदमी था जो निकला था, कब निकला था, 1487, बार्थोलियो डियाज। अब ये क्या था,
इसने क्या किया, इसका पहला कंट्रीब्यूशन मानते हैं कि ये जहाज लेके निकला सदर्न मोस्ट ऑफ द टिप ऑफ अफ्रीका, और ये अफ्रीका के बिल्कुल कोने पे पहुंचा। अब जरा इस वाले मैप को देखो जरा सब, ये शायद इसमें दिया है, हाँ इस वाले मैप को देखो, ये अफ्रीका दिख रहा है सबको, ये अफ्रीका ये रहा, ये इस पॉइंट तक पहुंच गया था। कौन से पॉइंट तक? यहाँ। इस जगह को बोलते हैं कैप ऑफ द गुड होप्स। क्यों बोला जाता है? ऐसा माना थी नीचे, खुशी कहती मैं तो ऐसी जा रही हूँ और ऐसी घूम के आ जाऊंगी पीछे से, तो खुशी ऐसा दिमाग लगा लेती, लेकिन ऐसा दिमाग लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? उसको पता था कि आज बड़ा सिंपल सा समुद्र का नियम है, ज़मीन देखो, अगर वो कहीं खो भी जाते हैं ना तो ज़मीन देखते हैं, तो इस तरीके से वो यहाँ पहुँच गए। ठीक, अब अगला, हाँ बार्थोलोम्यू डियाज। अब ये क्या कहते हैं? ही इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रीचिंग टू द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, वहां पहुंच गया। इसको कैप ऑफ द गुड होप बोला गया, कैप ऑफ द गुड स्ट्रोम बोला गया। अगली चीज, ये पहला यूरोपियन बना टू रीच द इंडियन ओशन, जिसने हिंद महासागर में क्या किया? दस्तक दी। तो पहले कंट्रीब्यूशन में पहली बार इंडियन ओशन तक पहुंचने वाला पोर्तुगी कौन था? बार्थेलो डियाज। कंफर्म? लेकिन ये भारत नहीं आया, ये हिंद महासागर तक पहुंच गया। अगला, और इसी ने कैप ऑफ द गुड होप को, उसके बाद पोर्तुगीज लेटर रीनेम, ये जो था ना कैप ऑफ द स्ट्रोम, पोर्तुगीज ने इसका नाम रख दिया कैप ऑफ द गुड होप। क्यों? क्योंकि जब ये वापस लौटा ना तो इसने कहा था वहां पहुंच जाना, वहां से फिर भारत बहुत पास है। तो आस नहीं जग गई किसी ने। सोचो आप पहली बार गुना आ रहे हो और आप लोकेशन भूल जाओ, कोई कहते एक काम करना चौराहे पे वहां पहुंच जाना, वहां पे तुम आराम से वहां पहुंच जाओगे, तो उसे देख के खुशखबरी नहीं मिलती। जैसे कभी बाहर से 8-10 साल बाद गुना हो और जैसे ही गुना का बोर्ड पढ़ते हैं दिल में खुश हो जाती है, हम हमारे घर आ गए, तो वो क्या? कैप ऑफ द गुड होप। तो ये भी एक कैप ऑफ द गुड होप था। सोना नहीं है। अगला, इसके बाद कौन आया? तुम्हारा मामा, यानी कौन? वास्को डे गामा। मामा जी आए, वास्को डे गामा। अब देखो यहाँ पे कुछ नई चीज लाया हूं, वो याद रखना। वास्को डे गामा कब आया था? 1498, डेट याद कर लेना, 17 मई 1498, रट लेना डेट। कौन सी मई? 17 मई 1498। वास्को डे गामा सेल्ड फ्रॉम द कैप ऑफ द गुड होप, वहां तक पहुंच गए। वहां से उसने सेल करा और भारत आया और अपने साथ एक कौन? गुजराती पायलट को लाया जिसका नाम था अब्दुल माजिद। क्या नाम था? अब्दुल माजिद। इसने कंटिन्यू करा इंडिया तक, ये कालीकट पहुंचा, कोझीकोडई इन 1498 में पहुंचा। इसके बाद दे ओपनड अ न्यू सी रूट, इसने एक नए सी रूट की खोज करी कि सीधे के सीधे यूरोप से भारत आ जाओ, एंड बिकम द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच द इंडिया हु ट्रैवल थ्रू द सी। और ये भारत का पहला ऐसा बंदा बना जिसने सी से क्या किया? पहुंचा कहां? भारत। अब दो क्वेश्चन, पहला आया अफ्रीका तक कैप ऑफ द गुड होप, यानी पहली बार उसने किसको टच किया? कि इंडियन ओशन, और वापस चला गया। कौन था वो? बार्थेलो रियो डियाज। ठीक है ना, मियो डियाज, पहला आंसर समझ गए। उसने कहां तक पहुंचा? कैप ऑफ द गुड स्ट्रोम, बाद में इसका नाम चेंज करके कैप ऑफ द गुड होप। इसके बाद मामा जी आए। मामा कौन है? वास्को डे गामा। वास्को डे गामा की डेट याद कर लो, कौन सी? 17 मई 1498, वो आ गए। कंफर्म है? चलो अब आगे आते हैं अपन। इसके बाद इन्होंने पहले थे जिन्होंने ट्रैवल कर थी। ही लेड द 2 पोर्तुगीज इंडियन अर्माडाज। इन्होंने क्या करा? ही लेड द, इन्हों की तरफ पोर्तुगीज की 2 इंडियन अर्माडा, फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। अकेले नहीं आए थे, साथ में 2 फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स भी लाए थे। कहीं लड़ाई हो गई तो अब यार लूट लाट के क्या, क्योंकि इस रास्ते लुटेरे बहुत मिलते थे। लुटेरे कौन होते थे? अरब्स। पैसा नहीं दोगे तो लूट लेंगे, सीधी सिंपल सी बात। अगली चीज, वो लेके आया फ्लीट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ सेंड अंडर द पेट्रोनेज, और ये किसने भेजी थी? किंग मैनुअल ने पुर्तगाल से। कंफर्म है? अब आगे वो क्या कह रहे हैं? किंग ऑफ कालीकट। अब जैसे ही भारत आया तो वहां के जो, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लोग कहते हैं जमुरिन जमुरिन जमुरिन। एक्चुअली जमुरिन टाइटल हुआ करता था। क्या होता था? टाइटल। टाइटल मतलब उपाधि। तो वहां के राजा को क्या बोलते थे? जमुरिन। अब ये राजा का नाम बहुत रेयर, ये मिला नहीं, तो इस राजा का नाम था जिसका नाम क्या था? मन्ना विक्रमा। ठीक है, ये वो था जिसने क्या करा था? इसका स्वागत किया था। मन्ना विक्रमा वहां का जो रूलर था, उसने इसका स्वागत किया और इसके बाद ये यहां मिला और वापस लौट गया। स्लाइड शेयर कर दूंगा, अभी मत लिखो। ठीक, मन्ना विक्रमा। अगली चीज वो क्या कहते हैं?
इसके बाद आए जिनका नाम था पेड्रो एल्वेस कैब्रियल। ये सेकंड आर्माडा पोर्टुगीज थे जिन्होंने मिशंस किए थे ऑब्जेक्टिव टू मेक अ ट्रीटी विद द जमोरिन ऑफ द कैलकाटा। ये आ गए, मिल गए, चले गए। इसके बाद एक और आदमी आया जिसका नाम क्या था, पेड्रो एल्वेस कैब्रियल। इन्होंने आके वो आर्माडा जो वो थे ना विक्रमा, उससे ट्रीटी कर ली कि हम आएंगे, व्यापार करेंगे, शिप विप खड़े रहेंगे, तू पैसे ले ले, चीजें ले ले, पर फ्रेंडली रिलेशन रख, ट्रीटी कर ली। आने के बाद इन्होंने एक सूरत में फैक्ट्री डाली। अब क्वेश्चन, फैक्ट्री का मतलब समझ लो। फैक्ट्री क्या होती है? वो नहीं होती कि जहां के सिलाई मशीन की फैक्ट्री डाल दी। फैक्ट्री मतलब होता है किलाबंद दरवाजा जिसके अंदर हमारा सामान रखा रहे, उसे बोला गया फैक्ट्री। ठीक है। अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठियां, यानी क्या होता था, बिजनेस फैक्ट्रीज डाली। तो व्यापारिक कोठी क्या होती थी? व्यापारिक कोठी जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से पैक हो और उसके अंदर हमारे सामान रखे हो, फौजें रह रही हो और ये चीजें लोग रह रहे हो, ये हमारी थी। तो पहली व्यापारिक कोठी एस्टेब्लिश की गई पोर्तुगीज द्वारा, कहां पर? कैलीकट में। और वो कब करी गई? 1500। किसने करी? पेड्रो एल्वेस कैब्रियल ने, ना कि वास्को डिगामा ने। कंफर्म है? अगला वो क्या कह रहे हैं, बट ही रैन इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद। अब वहां पहुंचा तो वहां ऑलरेडी अरब मर्चेंट्स बैठे हुए थे, अरब के लोग, उनसे हो गई इनकी लड़ाई। इनने कही थोड़ा खिसकना, उसने कही हम नहीं खिसक रहे, इसने ऐसा करा, बातचीत बहस हुई, लड़ाई हो गई, तो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया। कंफर्म है? पहला कौन आया? पहला कौन आया? वास्को डिगामा। कब आया? नहीं, सबसे पहले एक आदमी आता जो घर वापस लौट गया गुस्से में, नाम क्या था? बार्थोलोम्यू डियाज। ये आया था कैप ऑफ द गुड स्टॉर्म, कैप ऑफ द गुड होप तक आया, चला गया। पहला इंसान जिसने इंडियन ओशन को टच किया। दूसरा कौन था? वास्को डिगामा। कहां तक पहुंचा? किसने स्वागत किया? ज़ैमोरिन, जिसका टाइटल था, नाम क्या था? मन्ना विक्रम। क्या अन्ना विक्रम? ठीक है, विक्रमा, ये था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगली चीज वो अपन कर चुके। वास्को डिगामा को पता चली कि इसकी हो गई लड़ाई और वहां के लोग इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसने कहा मैं दोबारा जाता हूं। वो फिर आया वास्को डिगामा, रिविजिटेड इंडिया और कुछ कुछ अच्छी चीजें कर गया। कुछ कुछ अच्छी चीजें का, पहली फैक्ट्री कब डली थी? 1500 में। कब डली थी? कैलीकट में। कौन डाल के गया? पेड्रो एल्वेस कैब्रियल। अब ये आए भाई साहब वास्को डिगामा, इन्होंने क्या किया, ही रिवर। अब ये आने के बाद 1503 में पोर्तुगीज ने एस्टैब्लिश करी फैक्ट्री एट कोची। कहां एस्टैब्लिश करी? कोचिन में। पहली फैक्ट्री कहां डली थी? कैलीकट। दूसरी फैक्ट्री कोचिन। अब ये पहली फैक्ट्री डाली किसने थी? पेड्रो एल्वेस कैब्रियल। अब क्वेश्चन समझना, वो कह देगा वास्को डिगामा ने पहली कोठी कहां डाली, सो ये अपना दिमाग आ जाएगा 1500 में लगा दो वास्को डिगामा ने पहली कोठी, वहां कंफ्यूज मत होना। वास्को डिगामा ने पहली फैक्ट्री डाली थी 1503 में। कहां पे डाली थी? कोचिन में। 1505 में सेकंड फैक्ट्री सेटअप हुई। कहां पे हुई? कैन्नूर में या कैमूर में। अगला इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स डले, कलकत्ता, कोची, कैन्नूर, उसके बाद कुनैल और कोल्लम में। ठीक है ना। उसके बाद फेटोरियस, द पोर्तुगीज ट्रेड पॉइंट ऑफ द फैक्ट्रीज ऑन द लैंड आर कॉल्ड द फेटोरियस। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेटोरियस मीन्स क्या होता है? फेटोरियस वर्ड बना है दो चीजों से, एक फोर्ट से और एक फैक्ट्री से। फोर्ट यानी किला और फैक्ट्री यानी तो किले बंद वाली एरिया। ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, पोर्तुगीज के वो ट्रेडिंग पॉइंट और वो फैक्ट्रीज जो कहां बनाई गई थी? लैंड पे, जमीन पे, उन्हें वो क्या बोलते थे? फेटोरियस। दीज वेयर द क्या लिखा है? फोर्टिफाइड ट्रेड आउटपुट ऑफ द पोर्तुगीज। खुले में थे। ठीक है, फैक्ट्री बंद होती थी, ये खुले में थे। अगला क्या कह रहा है, सबसे पहले जो दो व्यापार चालू करे थे पोर्तुगीज, कौन सा मसाला नहीं था उनके पास? तो पहला वही लेंगे, मैगी मसाला, पेपर। और दूसरा था क्या? दालचीनी। दूसरी क्या थी? दालचीनी, सिजमम, इलायची। ठीक है, वो कार्डमम, दालचीनी। ठीक है, ये क्या हो गया? दालचीनी। इन दोनों का काम उन्होंने चालू किया। सब अच्छा कर गए, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो चलते हैं। तो अब देखो 3 पॉइंट। पहला कौन आया? छू के चला गया, बार्थोलोम्यू डियाज, कंफर्म। दूसरा आया कौन था? आऊंगा 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 क्या कहा, वापस चला गया। एक आया, लड़ाई हो गई, पहली फैक्ट्री डाली, कौन था? पेड्रो एल्वेस कैब्रियल। कब फैक्ट्री डाली? 1500 में। लड़ाई होगी, चला गया। 1503 में कौन आया? कंफर्म है। फैक्ट्री कहाँ डाली? कोचीन। पहली फैक्ट्री अलग है, इसकी पहली फैक्ट्री अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। कोई पूछे पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ डाली थी? कैलीकट में। किसने डाली थी?
अब समझ गए, क्वेश्चन घुमाएगा, कंफ्यूज मत होना। अगली चीज क्या कह रहे हैं, अगला वो कह रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सबसे पावरफुल आदमी। ये आज के जमाने में ना बहुत माइंडेड आदमी मानना है इसको बहुत अच्छी तरीके से। गुनाह के लौंडे क्या करते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, सीपरी वीपरी और लड़ाई हो जाती है, उससे क्या कहते हैं, तू गुनाह आ जा, एक बाप की औलाद है हमारे मोहल्ले में आ जा। जी वही आदमी था जिसने ये बात कही थी कि एक बाप की औलाद हो ना समुद्र में आ जा, जमीन पे हम नहीं लड़ते। जो पहला इसकी एक स्ट्रेटेजी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्र अगर हमारा है ना तो हमसे समुद्र में कोई जीत ही नहीं सकता, इसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। जैसे जमीन पे अपन लड़े, अब जे तो समुद्र में जाके शिप लेके खड़ा हो गया, एक बाप की औलाद है, आजा समुद्र में आजा, यहीं देख लेंगे। तो देखो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 09 तक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। एक आध क्वेश्चन फ्रेम होगा तो होगा, नहीं तो 99% नहीं होगा, छोटे मोटे एग्जाम्स में हो सकता है। तो पहले पोर्तुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट। अब तक ट्रैवलर्स आए, वाइसरॉय कोई आया नहीं। पहले पोर्तुगीज वाइसरॉय कौन है, चालू है क्या ये, फ्रांसिस्को अल्मीडा। इनकी पॉलिसी थी एडॉप्टेड अ ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब क्या था, हम पुर्तगालियों से पानी यानी समुद्र पे कोई नहीं जीत सकता। और बात सही थी, शिप्स भी एकदम टनाटन, इनके बाद डचेस के शिप्स सबसे अच्छे थे, और किसी के शिप्स अच्छे नहीं थे ना पावरफुल। इनके शिप्स तो चौड़े होते थे, एक शिप्स आता जो आगे से सकड़ा होता था, वो लेके आए थे। तो चलो वो भी अपन आगे बात करेंगे। टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमसी ऑन द पोर्तुगीज इन द इंडियन ओशन रेदर देन द लैंड। सीधी सिंपल सी बात है, अगर कोई पावरफुल बंदा दिखेगा पोर्तुगीज का तो हिंद महासागर में आपको कौन मिलेंगे, पोर्तुगीज। जमीन पे हम बच्चों से नहीं लड़ते। इट इज क्रेडिटेड, अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, अच्छा ये बताओ, यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होने वाला है, किसके कारण पोर्तुगीज भारत में इतने पावरफुल हो गए। मुगल्स थे, मुगल से भी ज्यादा पावरफुल क्यों हो गए, क्योंकि जो मुगल के दायरे में आते ही नहीं थे। इनके पास अच्छी नेवीज थी और मुगल के पास क्या नहीं थी, नेवी। इसलिए ये नेवीज के चक्कर में जब भी लड़ाई होती ना, जो समुद्र में शिप लेके पीछे जाते, आजा बेटा आजा हमारे एरिया में आजा आजा, तो जो वही थे एरिया बनाते थे, ठीक है, हमारे एरिया में तो आ ही नहीं सकते चाहे कुछ हो जाए। अगली चीज, इनको क्रेडिट जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, कौन सा, अंजडीवा। कौन सा फोर्ट, एंजडीवा, ये उसमें नहीं लिखा, याद रख लेना। इन्होंने सबसे पहले किला बनाया था जिसका नाम क्या था, एंजडीवा, ठीक है। तो अब हमें याद आ गया, पहली फैक्ट्री, पहला फोर्ट, किला कौन सा था, एंजडीवा, जिसमें पहला वाइसरॉय रहता, नहीं दिया बेटा, तभी बता रहा हूं नहीं दिया, एंजडीवा, ठीक है। एंजडीवा पहला फोर्ट था, किसने बनाया, चलो अगला, ही हैड ऑल्सो बिल्ड अ फोर्ट सेंट एंजिलो, इसका नाम पढ़ा आपकी बुक में दिया, इसने फोर्ट एंजिलो बनवाया कैनूर में, केरला में, इन 1505, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो अपने को फोर्ट डेविस और फोर्ट विलियम याद रहेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने बनवाए थे, पोर्तुगीज ने क्या बनवाया था वो हमें याद नहीं रहता। तो चलो एक बार और, सबसे पहला फोर्ट एंजिलीडीवा किसने बनवाया था, उसके बाद उन्होंने फोर्ट सेंट एंजिलो और केरला में, उसके बाद बैटल ऑफ ड्यू हुई। अब बैटल ऑफ ड्यू क्या थी, 1508। जब मत सोचना माउंटेन ड्यू के चक्कर में लड़ बैठे थे दो बच्चों जैसे, ऐसा नहीं है। पोर्तुगीज नेवल फोर्स ने डिफीट कर दिया था मुस्लिम नेवल फोर्स को, साफ बात है, इनसे जीत ही नहीं सकते। इनके शिप्स बहुत अच्छे थे, उनकी तो नाव थी, इनके जहाज थे, और जहाज के ऊपर लगी थी तोपें, और चचा के जहाज पे तोपें रखी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो वो फिराक पहनते थे और भाले ले लेके आते थे और बंदूकें लेके आते, बंदूक इतनी देर मार्क नहीं कर सकती जितनी तोप कर सकती है, जीत गए। इसके बाद नेवल फोर्सेस, गुजरात, उसके बाद सुतनती, उसके बाद ममलूक, इजिप्ट फ्लीट्स, कई लोगों से लड़े, देबल से, हर जगह इनकी नेवल सुप्रीमेसी इतनी थी कि हर जगह ये जीतते रहे और अपना काम चलाते रहे, समझ गए। तो इनके ट्रेड और इनके पावर का रीजन क्या था, नेवल सुप्रीमेसी, यानी इनकी नौसेना इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, समझ गए, कोई डाउट। इनने एक मुसलमानों के खिलाफ यानी उस टाइम मुगल के खिलाफ भी युद्ध लड़ा था, उसका नाम क्या था, बैटल ऑफ ड्यू, बैटल ऑफ ड्यू। कौन जीता, पोर्तुगीज, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। चलो अगला देखते हैं। उसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ओरिजिनल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर। देखो अब समझो, इनने राज्य बसा लिए, एक आया पहले हेलो करके चला गया, दूसरा आया लड़के चला गया,
तीसरा आया फैक्ट्री बना, वही पहला वाला है, फैक्ट्री बना के चला गया। उसके बाद दादागिरी करके चला गया, दादागिरी के बाद अब किले बना के, और अब तो एम्पायर बना दी उसने, किले बना दी, इनने एम्पायर खड़ा कर लिया। रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया, इन्होंने अपना पहला हेडक्वार्टर डाला कोचीन में, और कोचीन के बाद इन्होंने कॉन्कर्ड द दीव एंड दमन को कैप्चर किया, इन्होंने गोवा को कैप्चर किया सुल्तान ऑफ बीजापुर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका कि कब पोर्तुगीज ने गोवा को एनेक्स्ड किया, एनेक्स मतलब हथियाना, छीनना, उन्होंने एनेक्स्ड किया। तो कब एनेक्स्ड किया? 1510 में। किससे किया? सुल्तान ऑफ बीजापुर। समझ गए? पहले गोवा सुल्तान ऑफ बीजापुर के पास था, बाद में पोर्तुगीज ने छुड़ा लिया। अगला, ही हैड एस्टैब्लिश्ड द पोर्तुगीज डोमिनेशंस ओवर द एंटायर इंडियन कोस्ट। इतना चालू थे ये लोग कि जैसे ही इन्होंने फाउंडेशन डाली एम्पायर की, इन्होंने पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया। और किस किस को कैप्चर किया? इन्हें कौन सा मसाला चाहिए था? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर भारत में नहीं, इंडोनेशिया में ज्यादा होती है। इनने इंडोनेशिया तक कब्जा कर लिया। देखो वो क्या कहते हैं, उन्होंने आने के बाद पूरे तो भारतीय तट रेखा पे, हरमुज पर्शियन गल्फ पे, मलक्का मलाया, और पूरे के पूरे स्पाइसेस आइलैंड जो कहां पर था, इंडोनेशिया, सब पे कब्जा कर लिया। समझ गए? मैप रखोगे सब बाजू में दिखेंगे आपको इंडोनेशिया के इर्द गिर्द। कंफर्म है? अब आगे पढ़ते हैं। इनकी पॉलिसी थी वॉर, पायरेसी एंड प्लंडर एंड एस्टैब्लिश द इन्फ्लुएंस ऑफ। अब इनकी पॉलिसी समझ लेना, इनकी पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ऑफ वॉर, लड़ लो। पायरेसी, पायरेसी समझते हो क्या होता है? पायरेसी मतलब होता है सीधी सिंपल सी बात, किसी की ताकत को पायरेट कर देना, हॉल्टर कर देना। ठीक है? उसके बाद अगली चीज क्या थी? प्लंडर, लूट लो और निकल लो। उसके बाद पलट के मत आओ। ठीक है? अगली चीज एस्टैब्लिश इन्फ्लुएंस द पोर्तुगल पावर। इन्हीं ने पोर्तुगल पावर को इंडियन ओशन में एस्टैब्लिश किया। ये परमानेंट पोर्तुगल सेटलमेंट करना चाहते हैं इंडिया में, इन्होंने एनकरेज करा कंट्रीमैन का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने कई लड़ लिए, किले बन गए, किले में अब रहेगो कौन? रोटी कौन देगी? बहू तो चाहिए। तो अब बहू पुर्तगाल से लाओगे क्या? तो इनने सोचा पुर्तगाल से बहू नहीं लाते, भारत की लड़कियों से ही शादी कर लो। उससे क्या होगा? अब हम बन जाएंगे इनके दामाद जी, और जब हम इनके दामाद जी बनेंगे तो सीधी बात है, जो हमारे रक्षा करेंगी। सीधी सिंपल सी बात है, ये क्लियर है? तो दामाद बनने की कोशिश कर ली। अब जे गए इंडियंस के पास कि हम तुम्हारी मोड़ी इस ब्याह करेंगे। अब हमारी मोड़ी कारी धरी इन जे पड़े भुक, तो कौन शादी करे? और विदेशियों से कौन शादी कर रहा? तो इन्होंने एक नया काम किया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, किताब में भी नहीं दिया। इन्होंने सबसे पहले अपने एरियाज में सती सिस्टम पे रोक लगा दी। इनने कहा तुम ऐसे नहीं दे रहे तो जो औरत सती हो जाएगी, जिसका पति मर जाएगा ना, हम उससे शादी कर लेंगे, काम खत्म। तो इन्होंने सबसे पहले भारत में किसको बैन किया? सती सिस्टम को। देखो वहीं लिखा है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता था परमानेंट पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए, तो इन्होंने अपने लोगों से कहा कि तुम भारतीय औरतों से शादी करो और क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट, प्रचार प्रसार करो। इन्होंने ही वॉज ऑल्सो अबॉलिश द सती अंडर दिस रीजन, और इस क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले सती प्रथा पे रोक लगा दी, कोई औरत सती नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट। उसके बाद चूना लगाने के बाद बंदे आ गए जिनका नाम था नीनो दी कूना। ठीक है? इन्होंने क्या करा? इन्होंने कोचीन से उठा के कही गोवा इज अ बेस्ट प्लेस, मैं अपना हेडक्वार्टर यहीं बनाऊंगा। तो कोचीन से कहाँ लगा दिया? गोवा। मुझे लगता है सबको याद हो गए होंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सब चीज़ें। कोई डाउट? कैसा भी क्लियर है? इसको बंद कर देना। ये पहली वीडियो अपनी इसकी कंप्लीट हो गई। अब अगला क्वेश्चन आता है, यहीं से अब समझना, ये तो किताब बता देंगी पोर्तुगीज आया था, ये तो किताब बता देंगी कि पोर्तुगीज आए थे, पर तीन चीज़ें नहीं होंगी जो हमें हमारे मेंस में लिखने काम आएंगी। पहला, ये आए तो क्या हुआ, पहला क्वेश्चन। ये क्यों आए, तो वो क्यों आए तो हमने पढ़ लिए। किस लिए आए वो भी हमने पढ़ लिए, वाई दे केम, वाई वॉज द रीज़न ऑफ कमिंग। इम्पैक्ट क्या हुआ तो ले इम्पैक्ट भी पढ़ लिया। लेकिन कुछ ऐसे इम्पैक्ट होते हैं जो इनमें नहीं दिए, तो वो अलग से मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ जो तुम्हारी बुक ने नहीं दिए। तो पहला क्वेश्चन आता है, पोर्तुगीज के आने के बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फूट हिल्स, यानी आए तो क्यों जीत गए, वाई वॉज द रीजन। तो याद रखना, आदमी तब जीतता है जब एक इंसान कमजोर होता है। मुगल कमजोर थे और ये पावरफुल थे। मुगल काय में कमजोर थे? नेवी में। तो क्वेश्चन यही आता है, इनएबिलिटी ऑफ द मुगल्स टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग नेवी, उनमें क्षमताएं नहीं थी नेवी। अगली चीज,
दूसरी सबसे बड़ी चीज ये थी कि औरंगजेब से पहले जितने भी आए थे वो दक्षिण विजय तो कभी कर ही नहीं पाए। याद है ना, दक्कन विजय सपना था, हमने पढ़ा था, वहां पे 3 थी। कौन कौन सी जगह सबसे इंपॉर्टेंट थी? बीजापुर, गोलकोंडा, बेदर, वो तो थे ही। उसके अलावा उससे पहले इस एरिया के नेम क्या थे? अहमदनगर, चंद्रनागौर, ये भी हमने पढ़ लिए थे। तो ये सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं अगर हमने देखा कि साउथ में उनका कैप्चरिंग पावर लो था, याद करो, ठीक है। द्वार समुद्र पड़ा था पहले के टाइम, उनका नाम क्या होता था? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र तक पहुंचने में उन्हें कहीं ना कहीं पसीना आ जाता था, और वो ऐसी चीजें थी कि हाँ, वो भी कह सकते हो। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि पहुंचने के बाद कोई ऐसा प्रोमिनेंट रूलर नहीं होता जो यहाँ रूल कर ले। तो इसकी वजह से दक्कन के बाद मुगल्स का इन्फ्लुएंस सदर्न इंडिया में देखने को नहीं मिला, जिसके कारण क्या हुआ, पोर्तुगीज ने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया और वहाँ पे अपनी टेरिटरीज बसा ली। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता था हम अरब से आ रहे हैं, वहाँ लड़के आ रहे हैं, तो भारत में ऑलरेडी अरब्स का शासन ही है ना, मुगल्स बैठे, तो वो हमें क्यों आने लेंगे, उन्हीं के तो डिसेंट है, वंशज हैं, क्यों आने देंगे। तो उनको बहुत अच्छी तरह पता, हाँ चलो, दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त। तो ये आते हैं। अगली चीज, पुर्तगाली जब आए थे ना, तो वो आज से नहीं आ रहे थे, व्यवसाय करने विजयनगर डायनेस्टी से आते थे। याद कर लो, ये घोड़े बहुत अच्छे लाते थे, और सबसे बड़े घोड़ों का व्यापार यहीं होता था विजयनगर डायनेस्टी में। ये पुर्तगाली घोड़े लेके आते थे और यहाँ घोड़े बेच के जाते थे, घोड़े बेच के सो जाते थे, घोड़े बेच के जी जाते थे और पैसा कमाते, ये काम चलता था, ठीक। तो ये रीजन था। अगला क्या है, इसी के कारण इन्होंने यहाँ पर इंडियन टेरिटरीज पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। अब अगला क्वेश्चन, तो जब इतना पकड़ कर लिए तो डिक्लाइन क्यों हो गए? तो अगला रीजन है डिक्लाइन क्यों हो गए कि पोर्तुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, पापा तो बहुत अच्छे आए थे, उनकी औलादे वीक सेशन आए। अब तुम सोचो, वो आया था वास्को डिगामा, उससे कोई लड़ा क्या? कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, कोई नहीं लड़ा। उसके बाद एक और आया, उसने कही ब्लू वाटर पॉलिसी, साले मार दूंगा मेरे एरिया में, उससे कोई लड़ेगा क्या? नहीं लड़ेगा। उसके बाद जो आया, उसके बाद वो वाइसरॉय के बाद कौन आया? कोई आया ही नहीं। तो इनके सक्सेसर्स जो थे, जो इनके बाद आए थे अल्बुकर्क के बाद, कोई अच्छे नहीं रहे, ठीक है। अगली चीज, पोर्तुगीज बहुत ही ज्यादा एरिस्टोक्रेट थे, रूढ़िवादी विचारधारा, और उनके जो मर्चेंट्स थे वो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज जो स्टेट्स में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, जिसके कारण यहाँ पर मैरीटाइम सुप्रीमसी उन्हें देखने को नहीं मिली। द होम गवर्नमेंट नेग्लेक्टेड द पोर्चुगीज ऑफिशियल ऑफ द इंडिया थ्रू द सैलरीज एक्सेट्रा। अब जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी उनको सैलरी अच्छी नहीं देती थी, सैलरी अच्छी देने के बाद कॉलोनियल कहीं ना कहीं दे, इनटॉलरेंस रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पोर्तुगीज। और उन्होंने जब आके यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाई तो लोगों ने उतनी ज़्यादा स्वीकार करी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में तो मार मार मुसलमान वाली स्थिति थी, जब तक हम पे लट्ठ पड़ के कोई ना के बोल जीसस क्राइस्ट की जय, जब तक लट्ठ नहीं पड़े तब तक हम जीसस क्राइस्ट की जय थोड़ी बोलेंगे। तो वही वाली बात है कि हमने जीसस क्राइस्ट की जय इनसे बुलवाई नहीं। अंग्रेज आए, अंग्रेज ने आते सीधा एक बेल्ट पहले खींच के दिया, हमने कहा बेल्ट पड़ा, क्यों मारा? कुछ नहीं, कुछ बोलना भूल, जीसस क्राइस्ट की जय। तो वो हमने जूतों के सहारे धर्म को कबूला, वैसे नहीं कबूला। तो यहाँ तक जब ये आए तो हमने इनको माना नहीं। द पॉलिसी ऑफ द पायरेसी एट कार्टेज सिस्टम अनाउंस एमंग द, अब यहाँ पे हमें एक नई चीज समझ नहीं, कार्टेज सिस्टम, वो हम आगे आने वाले में पढ़ेंगे। द मर्ज ऑफ पोर्चुगल विद स्पेन इन 1530, अब पोर्चुगल और मर्ज जो वहीं हो चुके थे स्पेन में, उसका असर भी हमें यहाँ देखने को मिला। यहीं के साथ साथ पोर्तुगीज ने ब्राज़ील को डिस्कवर किया और भारत की जगह उनका इंटरेस्ट अब ब्राज़ील पे चला गया। भारत से अच्छा पास में ब्राज़ील है, वहाँ से ले लेंगे सारी चीज़ें, दिक्कत काय की है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल्स जो थे, उसका रीज़न सबसे बड़ा था कि यहाँ पर जो पोर्तुगीज़ के डिक्लाइनिंग का सबसे बड़ा रीज़न था, उनसे बड़ी पावर आ गई थी। बड़ी पावर कौन थी? इंग्लिश, अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेजों की नीतियां बहुत आगे थी। तो ये नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट, केम आफ्टर द डच आए, इन्होंने कहीं ना कहीं उनकी पावर को हॉल्टर कर दिया। द पोर्तुगीज ने जाते जाते 7वीं सेंचुरी में सारी अपनी चीज़ें दे दी, सिर्फ 2-3 चीज़ें रख ली, जिसका नाम था गोवा और दमन एंड दीव। वो भी भारत जब आज़ाद हुआ तो 61 तक जाते जाते उन्होंने वो भी भारतीयों को सौंप के टाटा सायोनारा, हमारी जो औलादें जहाँ रह रही इन्हें भारत की नागरिकता दे दो और हम जा रहे हैं।
वो दिला के, और पोर्तुगीज़ हमेशा के लिए भारत छोड़ के चले गए। आज भी पुर्तगाली कॉलोनीज आज भी बसी है, दमन एंड दीव में चले जाओ, गोवा चले जाओ, आपको पोर्तुगीज़ दिख जाएंगे। वो औलाद अपने जैसी दिखेंगी, उनकी औलाद है। जब मैं सोचना वो पोर्तुगीज़ हैं तो उनके नाक नक्श अलग दिखेंगे, अबे उनकी मम्मी बाप दादा जमाने में पहले भारतीय हो चुके हैं, समझ गए। अगर बेटी लिए तो बेटी ने फिर दामाद भी हमारे भी बनाए हैं, समझ गए। तो इस हिसाब से वो भी चेंज हो गए। तो ये था पोर्तुगीज़ का पूरा डिक्लाइन रीज़न। कंप्लीट सबको समझने आ गया? कोई डाउट? तो ये आपको याद करना है। अगला, कुछ फ़ायदा हुआ क्या इनके? आया। अगली फ़ायदा क्या होता है ज़रा वो देख लेते हैं। अब भारत पे कुछ नई चीज़ आती है तो हम पे इम्पैक्ट करती है। इन्होंने क्या इम्पैक्ट करा? तो पोर्तुगीज़ ने क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया मालाबार कोंकण कोस्ट पर। यहाँ सेंट फ्रांसिस, सेंट जेवियर्स, फादर रोडोल्फ और फादर मोनेस्ट्रीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। और यहाँ पे ऑल टेम्पलर्स ऑफ गोवा वेयर डिस्ट्रॉयड। और यहाँ पर आके सारे जितने भी टेम्पल्स थे ना गोवा के, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए। और सबने क्या डाला? क्रिश्चियनिटी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और खासकर इनमें फादर जेवियर्स जे आए थे, तो इन्होंने आके सबसे पहले भारत में उन्होंने कहा ये मंदिर हटाओ जहाँ पे, जब तक मंदिर रहेंगे। इस्लाम धर्म ने भी क्या किया भारत में आके, उन्होंने, अभी वो ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। हम बेवकूफ़ हैं, यहाँ पे कुछ लिखा होगा गौर से देखो। यहाँ मतलब भगवान देख सकता है, बाकी इंसान इन आंखों से नहीं देख सकते। हर इंसान के माथे में यहाँ लिखा, तुम कोई सी भी जगह खुदवा लो, किसका नाम निकलेगा? क्योंकि यहाँ पहले हर जगह इस्लामिज्म जो था, आज जो मस्जिद दिख रही है वो आज तो बन रही है, वो तो सब इंडियन आर्किटेक्चर बन रहा है। पुराने ज़माने में मस्जिद का खंबा लेके वे थोड़ी अरब से चले होंगे, नहीं हम हमारी मस्जिद बनाएंगे, लाओ दादी पत्थर रख दो माथे पे, तो पत्थर लेके भारत आए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इतना बड़ा पत्थर कहाँ से खोदेंगे, अब इतना टाइम कहाँ से लगाएंगे? तो उन्हें बना बनाया पत्थर का आकृति दिखती थी, जैसे मंदिर कहते थे। मंदिर भी बड़ा ईजी था, मस्जिद देख लो चाहे मंदिर, दीवारें सब में होती थी, बस हमें ऊपर का गुंबद हटा के, वो चबूतरा हटा के हमें गोल गुंबद लगाना था और 4 पिलर लगाने थे, बन गई मस्जिद। मस्जिद बनाने में कोई ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, पूरा जो एरिया गिरा दो, एक दीवार अकेली खींचे तो ये भी मस्जिद बन गई है। मस्जिद का कोई प्राय रूप नहीं होता, जिस जगह सब एक जगह बैठ के और वहाँ पर इबादत कर सके वो मस्जिद हो जाती। तो उन्होंने मस्जिद, मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाए। आज ज्ञानवापी को सर्वे करवा रहे हो तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं, कल से तुमसे पूछें तुम्हारे पापा कौन थे तो क्या सर्वे करवाओगे? तो वही वाली चीज़ें हैं, ये सब खुदे खुदा मिलेंगे आपको सेम एज इट इज़। तो वही हुआ, इन्होंने भी आके यहाँ पर क्या किया? इन्फ्लुएंस किया। और इन्फ्लुएंस क्या किया? इनमें से नाम थे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद कर लेना, रोडोल्फ किताब में नहीं मिलेगा, और फादर मॉस्केटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोनेस्ट्रेट, ये जो फादर्स थे इन्होंने आके मंदिर तोड़वाए और गोवा में किले खड़े करवाए, चर्च खड़े करवाए। क्रिश्चियन मिशनरीज ने यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस की नींव डाली। वेस्टर्न कोस्ट पे एजुकेशन, अब एजुकेशन के स्कूल क्या थे? क्या भारत में पहले स्कूल नहीं थे? गुरुकुल चलते थे, वही हमारे स्कूल थे। ये पहले आके इनने हमें स्कूलों के बारे में बताया, बच्चों को बताया बेटा स्मार्ट बोर्ड लगा के देंगे, सुंदर सुंदर टीचरें लाएंगे, ABCD पढ़ाएंगे, तुम्हें छुच्छू पोटी अलग करवाएंगी। तो भारतीय वाले तो वे लंगोट लगाते, उन्होंने कि वाओ पापा मैं तो अब इसी स्कूल में जाऊंगा, अंग्रेजी सीखूंगा, ऐसे करके इन्हें बदल दिया। अगला, इनका आउटलुक था इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को पूरी तरीके से इन्होंने देखा और उसे कहीं ना कहीं डीप स्टडी ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब की है। पोर्तुगीज वेर द फर्स्ट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये छपाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट था। पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने के लिए कौन लेके आए थे अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस? अब जे बाहर खुशी खड़ी थी जब जे प्रेस ला रहे थे, खुशी क्यों खुशी थी? इसलिए थी, इसने सोची मेरे शादी कार्ड छपेंगे, तो वो शादी के कार्ड छपवाने नहीं लाए थे, वो तो सिर्फ बाइबल छापने के लिए आते थे भारत। वो बाइबल छापते थे और वही किताबों को लॉन्च करते थे। किताबें पहली बार बाइबल्स छपाई हमें देखने को मिलती है भारत में, यही पोर्तुगीज़ द्वारा, और ये यीशु के संदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए ये चीज़ है। तो किताबें चालू कर गई। अगली चीज़, पोर्तुगीज़ जब आए तो ये हमारे साथ कुछ कई सारे फल लेके आए, वेजिटेबल्स लेके आए। दे इंक्लूड, अब क्या क्या लेके आए? तो वो जो आलू था ना, आलू, वो आलू लाने का श्रेय इनके पास जाता है। दूसरा दम आलू, अब जब वेदिका घर की सब्जी याद आ गई, दम आलू नहीं, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, ये भी ये लेके आए। वो जो आंटी घिसती हैं क्या, टोबैको, वो भी यही लेके आए। काली मिर्ची, ग्राउंड नट,
कैश्यूज, ये सब इनको लाने का श्रेय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगली चीज, अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरीके से पता था, उनकी बईरों को एक चीज खाने की बहुत शौक थे, उन्हें मिर्ची, हमारे यहाँ मिर्ची मिलती है मस्त, उनके यहाँ मिर्चा मिलता है। मिर्चा मतलब कौन सा मिर्चा? शिमला मिर्चा। तो वो शिमला मिर्च लेके यहाँ उन्हें ठंडे एरिया में, यहाँ तो भारत में शिमला मिर्च चालू हो गई, क्योंकि पहली बार शिमला मिर्च की मैंने तुम्हें बताया था खेती वहीं से चालू हुई थी, अंग्रेज लेके आए थे। तो ऐसी चीजें ये लेके आए। दे इन्फ्लुएंस द साइन ऑफ नेवी इन द, पहली बार नेवी की इंपॉर्टेंस भारत में बताने वाले थे पोर्तुगीज। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? अगला पढ़े, चलो वीडियो बंद करके दोबारा चालू कर दो। ठीक है सर?